तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि एमपीटेट वर्ग 3 के लिए हम लोग इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसके थ्रू अनसीन पैसेजेस को हल करेंगे और देखेंगे। और उसके साथ साथ जो ग्रामर वाला पोर्शन है आपका, और साथ ही जो पेडागॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इस मतलब कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो सारे कवर करने वाले हैं, हर टॉपिक उसका, हर क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। और ये आपके एमपीटेट में वर्ग 3 में, लेकिन वर्ग 2 की इंग्लिश भी लगभग थोड़ा सा लेवल और ज़्यादा आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी जो पिछली बार वर्ग 3 हुई थी तो उसमें लेवल बहुत ही तगड़ा आया था। ठीक है, इंग्लिश की पर्टिकुलर पैसेजेस की बात करें अगर हम तो ये आपके यूपी टेट में भी काम आएंगे, सी टेट में भी काम आ सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ऐसे ही हम इंग्लिश का पूरा एक प्लेलिस्ट कंप्लीट बनाएंगे, जिसमें सारी वीडियोस बनाएंगे, पूरे टॉपिक्स को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू क्या होता है कि हमें चीज़ें और अच्छे से बेहतर बन जाती हैं। और चीज़ें कई बार क्या होते हैं ना कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे पीछे क्वेश्चंस मूव करते हैं, तो वो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं। तो ये वर्ग 3 के लिए एक कंप्लीट पैकेज रहेगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट रहेगी इंग्लिश की, जो आपके प्री में भी काम आएगी और आपका जब मेंस होगा तो उसमें भी आपकी काम आएगी। स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये देखते हैं, तो हमारी जो टेक्निक रहनी चाहिए एग्ज़ाम में, जो पर्टिकुलर मैंने अपनाई थी, सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, सबके अलग अलग टैक्टिक्स रहते हैं, कौन किस तरीके से अटैम्प्ट करने के लिए जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट ऊपर से थोड़ा सा ढंग से, जैसे मैं यहाँ पढ़ लूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पोएम, है ना। इट इज़ देयर फॉर द लेस गॉन, व्हाट डज द स्पीकर टॉक अबाउट हेयर इन द गिवन लाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार क्वेश्चंस को हमें पढ़ लेना चाहिए, फिर हमें पैसेज पर चलना चाहिए। ओ गॉड, कैन आई नॉट ग्रास्प दैम विद अ टाइटर क्लैस्प। हाँ, तो ये द स्पीकर टॉक अबाउट ग्रास्पिंग समथिंग, तो स्पीकर किस चीज़ को ग्रास्प करने की बात कर रहा है, ये अगर एक बार हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो हमें उस पैसेज में अपने आप दिख जाएगा कि ये किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड टॉर्मेंट। ठीक है, टॉर्मेंट इस वर्ड जो है इस पोएम में आया है, उसके जैसा आपको क्या दिखता है। इसके लिए तो आपको डिक्शनरी इंप्रूव करनी है। अब देखो, मैं बोल दूंगा कि आप डिक्शनरी पढ़ेंगे तो ही आप वर्ड समझ सकते हैं, तो नहीं भैया। 100 में से 2 ही लोग होंगे जो बिल्कुल उत्सुकता के साथ पूरी डिक्शनरी पढ़ लें, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको क्वेश्चंस में जैसे 4 वर्ड हैं तो आप चारों के मतलब समझिए, तो ऐसे ही आपकी डिक्शनरी वोकैबलरी जो है वो इम्प्रूव होगी और वो आपको इसमें काम आएगी। और क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक दिस किस अपन द ब्रो, वेयर डज द स्पीकर टॉक अबाउट किसिंग समवन, है ना। आई स्टैंड अमिड द रॉर, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द वर्ड अमिड इन द गिवन लाइन। व्हाट डज द वर्ड पिटीलेस मीन इन द गिवन पोएम। इस पोएम में कोई वर्ड पिटीलेस आया तो उसका क्या मतलब था। तो इस तरीके से पहले हमें क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेना है, फिर हम अपने पैसेज की तरफ चलेंगे। तो देखते हैं। टेक दिस किस अपन द ब्रो, अप ऑन द ब्रो। ब्रो, आप इस तरीके से देखो, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को प्राइमरी टीचर बनना है और आपको एकदम, दैट्स नॉट द कंडीशन एट ऑल, है ना। अगर आती है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक प्राइमरी का टीचर, एक अच्छा टीचर बनना है और बच्चों को एक बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाना, तो उसके लिए आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता। ठीक है, अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है ये, है ना। जैसे किसी, ओके, सो यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसमें ये बताऊंगा कि अपन क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। टेक दिस किस अप ऑन द ब्रो, अप ऑन द ब्रो। अब ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास, क्योंकि हमने एक बार क्वेश्चन देख लिए थे तो हमें ये चीज़ याद है ना। टेक दिस किस अप ऑन द ब्रो, है ना। वेयर डज द स्पीकर टॉक अबाउट किसिंग समवन। अब ब्रोस,
तो आईब्रोज जो होती हैं उसके ऊपर आपका कौन सा पार्ट होता है? लिप्स आपके नीचे होते हैं, ये ऑप्शन फिट नहीं बैठता। चीक्स ये आईब्रोज के नीचे होते हैं, फिट नहीं बैठता। नोज आईब्रोज के नीचे होती है। अप ऑन द ब्रो यानी आपके आईब्रोज के ऊपर फोरहेड होता है, माथा होता है आपका। तो हमें क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेना है, फिर हम पैसेज पे चलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था, क्योंकि जब कोई वर्ड दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने देखा है। एंड ठीक है, तो इन पार्टिंग फ्रॉम यू नाउ दस मच लेट मी अबव। अब देखो, पार्टिंग फ्रॉम यू मतलब जब हम वेज पार्ट करते हैं, पार्टिंग द वेज मतलब अलग होना किसी से, ठीक है, इसका मतलब ये होता है अब तुमसे अलग होकर। दस मच लेट मी अबव, मैं इतना तो कह दूँ, इतना तो मैं कह सकता हूँ। यू आर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं हैं, है ना। हु डीम दैट माई डेज हैव बीन अ ड्रीम, ऐसा कौन मानता है, डीम का मतलब होता है मानना, दैट माई डेज हैव बीन अ ड्रीम, कि मेरे दिन जो हैं वो एक स्वप्न थे, एक स्वप्न थे मतलब एक सपना था। येट इफ होप हैज फ्लोन अवे, ध्यान से देखना, येट इफ होप हैज फ्लोन अवे इन अ नाइट और इन अ डे, इन अ विजन और इन नन, इज इट देयर फॉर द लेस गॉन। हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चंस में गो थ्रू किया है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन था जो हमें पता था, इज इट देयर फॉर द लेस गॉन। तो ये किसके जाने की बात कर रहा है ये स्पीकर यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन याद था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कह रहा है येट इफ होप हैज़ फ्लोन अवे, ये होप के फ्लो अवे होने की बात कर रहा है, ठीक है ना। फिर भी अगर उम्मीद उड़ गई है, इन अ नाइट और इन अ डे, एक रात में या एक दिन में, इन अ विजन और इन नन, किसी उजाले में या फिर किसी में नहीं, किसी उजाले में या फिर नहीं, किसी दृष्टि में या फिर नहीं, है ना। तो इसका आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है। किसके जाने की बात कर रहा है, दिस द वॉन्ट्स टू कंट्रोल हिज थॉट, नहीं ये तो कहीं जिक्र ही नहीं है। द स्पीकर टॉक अबाउट द होप गोइंग अवे एंड बीइंग विदाउट होप, तो ये होप के जाने की बात कर रहा है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमें पैसेजेस में अपने क्वेश्चंस याद हैं, और देखो इसलिए हमसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए। फिर भी सबकी टैक्टिक्स अलग होती हैं, तो आप अलग तरीके की टेक्निक अपना सकते हैं, बट मैंने जो किया मैं वो आपको बताता हूँ, है ना। उसके बाद ऑल दैट वी सी और सीन इज बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, जो भी हम देख रहे हैं, जो हम देखते हैं या फिर जो हम सब इमेजिन करते हैं, है ना, सोचते हैं, ऑल दैट वी सी और सीन इज नथिंग बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, और कुछ नहीं है, बस एक सपने के अंदर एक सपना है। अब ड्रीम विद इन अ ड्रीम, इस चीज को आप थोड़ा सा गौर करिए, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इस पोएम का सुटेबल टाइटल क्या होगा, और क्वेश्चन के थ्रू हम गो थ्रू हुए थे, तो मुझे ये ड्रीम विद इन अ ड्रीम वर्ड याद रह गया कि एक ऑप्शन था, ड्रीम एंड नाइटमेयर नहीं, ये इसका कहीं जिक्र नहीं है। ट्रेजेडी ऑफ अ ड्रीम, किसी सपने में कोई ट्रेजेडी हुई है क्या, नहीं, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। ये इस तरीके से हमें ढूंढना रहता है हमारे आंसर्स को। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा पैसेज अभी पढ़ना ख़त्म नहीं हुआ है, ऑलरेडी हमें इन दोनों क्वेश्चंस के, क्वेश्चन नंबर 91 एंड 92, इनके आंसर्स हमें मिल चुके हैं। एक यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 95 भी मिल चुका है ना। तो हमें चीज़ों को ध्यान, आई स्टैंड अमिड द रॉर, रॉर मतलब होती है दहाड़, और मैं दहाड़ के बावजूद भी खड़ा हूँ, आउट ऑफ अ सर्फ टॉर्मेंटेड सोर, सोर मतलब जो होती हैं, और सर्फ टॉर्मेंटेड सोर मीन्स समुद्र की लहरों के बीच में भी, टॉर्मेंटेड मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्षतित होते हुए, क्षति पहुंचने के बावजूद भी मैं वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, है ना। एंड आई होल्ड विद इन माई हैंड ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सेंट, मैंने अपने हाथ में
क्या होल्ड कर रखा है? ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सैंड। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये दोनों हमारे हो चुके हैं। 93 पे आते हैं। कैन आई नॉट ग्रास्प देम विद अ टाइटर क्लैस्प? तो किसको ग्रास्प करने की बात कर रहा था पोएट यहाँ पर? आपको क्वेश्चन याद था क्योंकि अपने पढ़ रखा था, और यहाँ मुझे याद आ गया, एंड आई होल्ड विद इन माई हैंड ग्रेन ऑफ द गोल्डन सैंड। तो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, और ग्रास्पिंग द ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सैंड, ये हमें पैसेज में मिला। ग्रास्पिंग द डिज़ायर ऑफ बीइंग लोनली, ये कहीं से कहीं तक नहीं है। ग्रास्पिंग फीलिंग को ग्रास्प कर रहा है ना। ग्रास्पिंग द इमेज ऑफ हिज ओल्ड ड्रीम्स, नहीं 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 नहीं। ग्रास्पिंग द ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सैंड, इस चीज़ पे हमें फोकस करना। फिर क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड टॉर्मेंट इन द गिवन पोयम? पोयम में वर्ड आया था टॉर्मेंट। इसका मतलब मैंने बताया, आई स्टैंड अमिड द रॉर ऑफ अ सर्फ टॉर्मेंटेड सोल। मैं समुद्र तट पर एक लहर के बावजूद भी, लहर से क्षतित होकर भी खड़ा हुआ था। तो टॉर्मेंटेड का मतलब होता है क्षति या यातना, किसी एक तरीके से कह सकते हैं कुछ दुख भरी फीलिंग, है ना। तो टॉर्मेंट के जैसा कोई वर्ड ढूंढना है। असिस्ट नहीं, इसका मतलब तो हेल्प होता है, ये तो हो नहीं सकता, है ना। कमांड, ये भी नहीं हो सकता, कमांड का अलग ही मतलब होता है। कंफर्ट, ये तो कंफर्ट मीन्स तो ये हो गया कि आरामदायक चीज़ नहीं, यहाँ तो हमें यातना मिली है, और दैट इज़ एगनी, दैट इज़ एगोनी या एगनी। एगनी को ही हम कहते हैं यातना, है ना। प्रताड़ित एक तरीके से कह सकते हैं, प्रताड़ना। तो ऐसे हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि ये 4 क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये 95th वाला भी हो गया था। 96, आई स्टैंड अमिड द रॉर, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द वर्ड अमिड? आई स्टैंड, 96th क्वेश्चन को देखते हैं। आई स्टैंड अमिड द रॉर। सबसे पहले तो ये वर्ड जो है अमिड, हमें इसका मतलब जो है वो पता होना चाहिए, है ना। तो सिंपली अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ। ये कह रहा है कि आई स्टैंड अमिड, कोशिश करें तो पैसेज में ये कह रहा था अमिड द रॉर ऑफ अ सर्फ टॉर्मेंटेड शोर, समुद्र की तटीय लहरों के बीच में घिरा हुआ खड़ा था। मैं घिरा हुआ मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ था, तो इसको कहते हैं हम इन द मिडिल ऑफ। अब ये एक प्लेस को दर्शाता है। प्रीपोजिशंस जनरली वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के सबके पहले आए, और वो करता क्या है, तो वो हमें फ्रेज की डायरेक्शन दिखाता है, टाइम दिखाता है, जगह दिखाता है, लोकेशन दिखाता है। जैसे मैं कहता हूँ द कैट इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, और मैं कहता हूँ द बुक इज़ इन द बैग, बैग के अंदर। तो ये सब स्थान दिखाते हैं, प्लेस को दर्शाते हैं। तो अमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, और ये भी एक प्लेस को ही दर्शाता है। और ये क्या है, इसमें से एडजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है ना। और ये कंजंक्शन है क्या? नहीं है। कैसे बोल रहे हैं, देखो कंजंक्शन की बात करें अगर, तो ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एंड आता है आपका, ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। बट आता है, मैं ऐसा कर रहा था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, है ना। तो बट बीच में आता है तो आप दो सेंटेंस कनेक्ट कर लेते हैं। इफ़ बीच में आता है, मैं ऐसा करता अगर ऐसा होता, तो इफ़ बीच में आता है। तो ये सब कहलाते हैं कनेक्टिंग वर्ड, और इस जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो क्या ये कंजंक्शन है? नहीं नहीं नहीं, ये कंजंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये तो प्रीपोजिशन है। क्यों? प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके उसके स्थान के बारे में या डायरेक्शन के बारे में हमें बताते हैं। जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया। इसका मतलब क्या होता है? में या पर, है ना। तो इसी तरीके से हमारा अमिड है जो ये बताता है इन द मिडिल ऑफ, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, बीच में हूँ।
तो ये भी हमारा प्रीपोजिशन है, इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है, तो सी नंबर का जो है वो हमारा ऑप्शन। लेकिन कंजंक्शन मैंने बताया क्योंकि ये चीज़ें हमें आगे काम आएंगी। क्या होता है कंजंक्शन, आपको समझ आ गया होगा, एक ऐसा कनेक्टिंग वर्ड जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता हो। फिर देखो, किसी एडजेक्टिव की भी जो खासियत दिखाए वो एडवर्ब होता है, या फिर किसी वर्ब की, है ना, को मॉडिफाई कर दे, उसका मॉडिफाई कर दे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, या फिर मैं कह रहा हूँ सिंग्स लाउडली, तो ये क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है वर्ब क्या थी, सिंग, लेकिन उसको मॉडिफाई कर दिया इसने कि भाई लाउडली, तेजी से गाओ। ये हमारे कहलाते हैं हमारे एडवर्ब, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो इसका हमारा आंसर प्रीपोजिशन है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एडवर्ब के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया, कंजंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया। ऐसे जब हम क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं तो हम कई एक्स्ट्रा चीज़ें समझ लेते हैं जो आगे हमें फ़ायदा देती हैं। फिर 97 क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डज द वर्ड पिटीलेस मीन इन द गिवन पोएम। देखो, पोएम पर आगे बढ़ते हैं। हाउ फ्यू येट हाउ दे क्रीप थ्रू माई फिंगर्स टू द डीप। कितने कम संख्या में, लेकिन फिर भी किस तरीके से मेरी उंगलियों को पकड़कर रेंग कर वो गहराई तक जाते हैं। वाइल आई वीप, मैं रोता हूँ जब मैं रोता हूँ। ओ गॉड कैन आई नॉट ग्रास्प दैम विद, ओ गॉड कैन आई नॉट सेव, क्या मैं उनको नहीं बचा सकता। वन फ्रॉम द पिटीलेस वेव is all that we see or seem but a dream. Oh God, can I not save one from the pitiless wave? क्या मैं उन्हें एक निर्दयी, pitiless का मतलब क्या होता है यहाँ पे आप समझना, pitiless wave मतलब एक निर्दयी, निष्ठुर, है ना, जिसके अंदर दया का कोई भी भाव नहीं है, तो क्या उस निर्दयी लहर से मैं नहीं बचा सकता। इज ऑल दैट वी सी और सीम, क्या वह सब कुछ जो मैं देखता हूँ या प्रतीत होते हैं सच में और कुछ नहीं बल्कि एक सपने के अंदर एक सपना है, ठीक है। तो ये वर्ड 2 बार आया है और ये मेन वर्ड है, ये हमारे ऑप्शंस में भी था, इसीलिए हमने इसको टाइटल दिया। पिटीलेस का मतलब क्या था, पिटीलेस का मतलब आपने समझा निर्दयी, तो निर्दयी जैसा कौन सा वर्ड इसमें है, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। नहीं, ब्रीफ तो मतलब होता है कि ये तो बहुत शॉर्ट में किसी चीज़ को समझा देना, ये तो पिटीलेस का मतलब बिल्कुल नहीं है। लैकिंग मोरल डिसिप्लिन, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। क्रूअल, सीवर एंड अनप्लीजेंट, क्रूअल मीन्स निर्दयी और पिटीलेस का मतलब क्या होता है, निर्दयी। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें वो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इस तरीके से हमें पैसेजेस को डील करना पड़ेगा और किसी एक पैसेज से हमें नहीं बनेगा, हमें कई सारे पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। होप आप लोगों को चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से हमें टैकल करना है वो उसका मतलब समझ आ रहा होगा। अब हम अपने आगे के पैसेज पर, तो पैसेज पे चलने से पहले जैसा कि मैंने टेक्निक आपको बताई कि मेरी अप्रोच ये रहती है कि मैं पहले क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, कृष्णा वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ द इंडियन कैलेंडर। कृष्ण का जन्म इंडियन कैलेंडर के किस मंथ में हुआ था, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, वाई लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज फील कलर्स कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ हमारे माइंड में रहेगी। हाउ डिड द ऑथर हैपन टू नो सो मच अबाउट लॉर्ड श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऑथर इतना कैसे जानता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। भगवान प्रिजन मतलब कैद में हुए थे, वासुदेव गिव हिम टू हिज फ्रेंड नंद टू सेव हिम, या लॉर्ड कृष्ण इज द मोस्ट पावरफुल इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड शिवा, श्री कृष्ण वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग मक्खन। इसमें से कौन सी चीज़ है जो इस पैसेज के हिसाब से करेक्ट नहीं है ना। हमें अपने दिमाग से नहीं चलना, पैसेज के हिसाब से क्या सही नहीं है हमें वो देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जॉयस सेलिब्रेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड जॉयस, है ना। तो अभी इसको हम देखेंगे। अब ये हमारा जो है ग्रामर का क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें चाहिए ऑपोजिट, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 103, द फेस्टिवल यूजुअली अकर इन अगस्त,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड अकर, है ना, ये भी हमारे पैसेज से लेना देना नहीं है. मोर ओवर श्री कृष्ण हैड अ फ्रेंड नेम्ड राधा. विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड मोर ओवर. अब ये 3 क्वेश्चन से हमारा लास्ट के जो हैं वो ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 101 एंड यहाँ के ये 3 क्वेश्चंस ये हमें यहीं पर मिलेंगे. अब हम पढ़ना चालू करते हैं. जहाँ हमारे इंटरेस्ट की चीज़ दिखेंगी वहाँ हम थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे. पूरे का मतलब हमें निकाल के वहाँ उनको नहीं बताना है, आपको सिर्फ अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं. इस चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज आपका टाइम भी वेस्ट होगा. वहाँ हमें किसी को नहीं समझाना है, हमें अपने आंसर्स देखने हैं. तो द हिंदू सेलिब्रेट जन्माष्टमी फॉर द बर्थ ऑफ श्री कृष्ण. द फेस्टिवल यूजुअली अकर इन अगस्त. मोर ओवर the Hindus celebrate this festival in the Ashtami of Krishna Paksh. In the Ashtami of Krishna Paksh. आगे बढ़ते हैं. Moreover, Lord Krishna is the most powerful incarnation of Lord Vishnu. एक मिनट, ऐसा कुछ हमने क्वेश्चन में देखा था कि कौन सा स्टेटमेंट इस पैसेज के हिसाब से गलत है. तो ये क्या बोल रहा है, लॉर्ड कृष्णा इज द मोस्ट पावरफुल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारा मन नहीं मान रहा है क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना. अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज. देखो इसकी तो कोई चर्चा हुई नहीं. लॉर्ड कृष्णा इज द मोस्ट पावरफुल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा. नो, ये ऑप्शन हमारा है जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि ये गलत है. उन्होंने विष्णु जी का बोला है, लॉर्ड शिवा का नहीं. और हमें यही ढूंढना था कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढना था, इनकरेक्ट ढूंढना था. तो ये हो चुका है. इसका हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार क्वेश्चंस को आप पहले देख लीजिए, फिर आप पैसेज पर जाइए. इन क्वेश्चंस के लिए तो आपको पैसेज में जाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो ये हो गया. अब अपना ये 3 क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में से मिलेंगे. The Hindu perform different rituals to please Lord. It is a joyful. आगे देखते हैं. Krishna, this is one of the most joyous celebrations for the Hindus. Janmashtami, Lord Krishna was born on the 8th day of dark fortnight in the month of Bhadon. किस महीने में, भादों के महीने में. क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में जन्म हुआ था, तो भादों में. ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर. और आगे बढ़ते हैं. भादो इज अ मंथ इन हिंदू कैलेंडर. मोर ओवर ही वॉज बॉर्न अराउंड 5200 ईयर एगो बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड. ही वॉज बॉर्न फॉर स्पेशल पर्पज ऑन अर्थ. आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, जहाँ हमें हमारा मतलब का दिखेगा वहाँ रुकना है. लॉर्ड कृष्ण वॉज बॉर्न टू फ्री द वर्ल्ड फ्रॉम इविल. एज अ रिजल्ट ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बुक ऑफ महाभारत. ऑल्सो लॉर्ड कृष्ण वॉज बॉर्न इन अ प्रिजन. अब इसका मतलब नहीं है क्योंकि हमने वो क्वेश्चन कर चुके हैं. ओके. He was in the clutches of Kans, but his father Vasudev gave him to his friend Nand to save him because he knew that Kans was evil-minded. Furthermore, after getting saved, the upbringing of Sri Krishna was in Gokul family. Sri Krishna was after some time become strong. As a result, he was able to sow on Sri Krishna. As a result, I know many things about him. First of all, Sri Krishna was very fond of eating makhan. ये चीज़ें सही हैं, बट अब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है. Because of that, he always used to steal it from his mother's kitchen. Therefore, his name was Natkhat Nandlal. Sri Krishna was dark colored, so he was always worried about his color. Moreover, Sri Krishna had a friend named Radha. Radha was of great importance to Krishna, so he always spent time with her. Radha was very beautiful and fair, so Lord Krishna always felt color complex. ये भी क्वेश्चन है कि लॉर्ड कृष्णा कलर कॉम्प्लेक्स को हमेशा ज़्यादातर क्यों फील करते थे, क्योंकि उनकी एक फ्रेंड थी राधा जी और वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी. ग्रेट इंपॉर्टेंस टू कृष्ण. तो आई थिंक हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका है ना. क्यों भैया, क्यों कलर कॉम्प्लेक्स फील होता था? बिकॉज राधा वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड फेयर. यही मेन कारण था. ये आपका आंसर डी वाला जो है वो मिल चुका है. तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया. आप अच्छा, अब क्योंकि पैसेज तो कंप्लीट हो गया, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें वहाँ नहीं मिला, या हो सकता है मैंने कॉपी करने में पैसेज वहाँ से कोई चीज़ हो सकता है छोड़ दी हो 1-2 लाइन, बट
हम इस 100 नंबर के क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करेंगे। हाउ डिड द ऑथर हैपन टू नो सो मच अबाउट लॉर्ड श्री कृष्ण? ये लेखक श्री कृष्ण जी के बारे में इतना कैसे जानते हैं, आइए चर्चा करते हैं। ऑथर्स मदर हैड अ स्मॉल टेम्पल। भाई छोटा सा एक मंदिर हो तो उससे ये सब चीज़ें तो नहीं पता चल रही ना, क्योंकि वो तो उनके पैदा होने से ले करके उनके बड़े होने तक की सारी चीज़ें जानते हैं, तो ये किसी एक मंदिर में नहीं पता चली होंगी, है ना। ओके, हर हफ्ते हम मंदिर जाएंगे तो भी हमें पता नहीं चलेगा, बट एज अ चाइल्ड ही यूज टू वॉच मैनी शोज। श्री कृष्ण भगवान पर कई सारे शोज आते हैं, कार्टून भी आती हैं, एनिमेटेड मूवीज़ आती हैं, शोज आते हैं, सीरियल्स आते हैं, है ना, ऐसे भी सीरियल्स आते हैं। तो उनको देख करके, क्योंकि जब हम उनको देखते हैं तो उसमें सब कुछ बताया जाता है उनके बारे में, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास पैसेज का अब हम चलते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे वोकैबुलरी से, ग्रामर से, इस टाइप से हो सकते हैं। 102, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट जॉयस सेलिब्रेशंस। आप सेंटेंस को पढ़कर भी समझ सकते हैं, ये बहुत ही आनंदित करने वाले उत्सवों में से एक है ना। जॉयस मीन्स आनंदित कर देना, बहुत ही ज़्यादा खुशी वाले त्यौहार हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट? अब इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है भाई? जॉयस मीन्स बहुत ज़्यादा खुश करने वाला, तो बहुत ज़्यादा दुखी या उदास करने वाला जो हो सकता है वो आपका ऑप्शन बनेगा, क्योंकि हमें तो उल्टा ढूंढना है ना। एक्सटेटिक, तो देखो एक्सटेटिक की बात करें तो ये तो बहुत ही खुशियों वाले वर्ड होता है। एक्सटेटिक मीन्स उन्मादपूर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होने वाला। तो भाई ये तो सिमिलर हो गया ना, तो ये तो हो नहीं सकता, आप इस ऑप्शन को काट दो। अब अपबीट का मतलब क्या होता है? आप देखो, मैं आपको बताऊं आपकी वोकैबुलरी कैसे सही होगी। तो वोकैबुलरी इसी तरीके से आपकी सही होगी कि आप सारे ऑप्शंस को ऐसे वर्ड्स में बिल्कुल देख के चलिएगा, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, है ना। अब अपबीट की बात करें तो अपबीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। तो भाई हमें तो चाहिए था कुछ उदासी जैसा, दुखी जैसा, क्योंकि ऑपोजिट चाहिए ना। जॉयस तो वैसे भी उत्साहित होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इलेटेड, इलेटेड का मतलब क्या होता है? इलेटेड का मतलब होता है उत्तेजित हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप भले ही चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, आप जब ये देख रहे हैं तो आप एक कॉपी बनाइए, और जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, ये वर्ड्स जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, उसको आप बिल्कुल नोट करते जाइए। जैसे ये इलेटेड लिखा है उसके बगल में आप लिखेंगे या तो उत्तेजित या फिर एक्साइटेड, तो आपको इन वर्ड्स को याद रखना है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द ही एंटोनिम सिनोनिम बनते हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी में एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से नोट करते जाइए। जितने भी पैसेज आप पढ़ते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, या ग्रामर में, तो आप उसको वहीं के वहीं नोट करिए उनके मतलब को, और बार बार आप रोज़ हर 2 दिन में रिवीजन मारेंगे तो बिल्कुल से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और सिलेक्टेड वर्ड्स मैं फिर कह रहा हूँ, उसी में से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम बात आती है ग्लूमी। तो ग्लूमी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदास। तो यस, ये हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमें चाहिए था ऑपोजिट ऑफ जॉयस। जॉयस मीन्स बहुत ज़्यादा उत्साहित, तो उसका अपोजिट तो यही होगा ना, उदासी। तो ग्लूमी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। द फेस्टिवल यूजुअली अकर्स इन अगस्त। तो अकर का मतलब होता है किसी घटना का घटना। जैसे ये फेस्टिवल जनरली अगस्त में होता है ना। तो अकर का मीन्स होना है किसी घटना का घटित होना या फिर होना, किसी चीज़ का होना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड अकर? तो इसमें से ऐसा क्या है जो इसके नियरेस्ट होगा, मतलब इसका सिनोनिम मान लो आप। तो प्रीसीड का मतलब तो होता है पहले होना या पूर्व में किसी घटना का घटना, है ना। पूर्व में कोई घटना होना, उसी को कहते हैं प्रीसीड। लेकिन हमारा जो अकर का मतलब होता है वो तो है घटित होना, किसी चीज़ का घटना। तो घटित होना और पूर्व में घटित होना ये तो कुछ मैच नहीं कर रहा, है ना। हाइड का मतलब तो होता है छुप जाना या छुपा हुआ, छुपना। तो ये घटित होना बिल्कुल ये मैच नहीं कर रहा। एनेक्स का मतलब होता है छुड़ाना, है ना। जैसे हम बोलते हैं एनेक्स्ड, ही एनेक्स्ड द किंगडम, उसने किंगडम छुड़ा लिया या जीतने के बाद छुड़ा लिया, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है।
अराइज, अराइज तो अराइज मीन्स होता है किसी चीज़ का उदय होना, है ना, स्टार्ट होना या किसी चीज़ का उठना। तो बिल्कुल हम किसी चीज़ के होने का अर्थ अराइज से लगा सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट वर्ड चाहिए था, एग्जैक्ट नहीं। तो क्योंकि ये तीनों तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो अराइज जो है वो थोड़ा सा सिमिलर है ना। तो इस तरीके से हम अपने ऑप्शंस पर जाते हैं, और आपको चारों के मतलब अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना है शॉर्ट नोट्स की तरह। इन्हीं वर्ड्स को बार बार आपको देखना है, जितने भी पैसेज आएंगे जो भी आएगा आप उसको एंटोनिम सिनोनिम लिखते जाइए शॉर्ट नोट्स में, आपके बहुत बढ़िया हो जाएंगे। अब देखो, मोर ओवर का मतलब सबसे पहले आप समझ लो, है ना, कि इसका मतलब होता है साथ ही, साथ ही, या फिर हम कह सकते हैं कुछ अतिरिक्त जुड़ जाना, कुछ अतिरिक्त जुड़ जाना, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाना। तो मोर ओवर श्री कृष्ण हैड अ फ्रेंड नेम्ड राधा। श्री कृष्ण हैड अ फ्रेंड नेम्ड राधा। भगवान कृष्ण की एक सहेली थी या दोस्त थी राधा। लेकिन उसके आगे एक वर्ड आया मोर ओवर, जिसका मतलब होता है कि साथ ही साथ, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये इस पूरे सेंटेंस को एक मॉडिफाई कर दे रहा है, एक अलग रूप दे रहा है। तो ये कंजंक्शन होता नहीं, कंजंक्शन पढ़ा था, क्या होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, जैसे एंड, और, इफ, बट। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। प्रिपोजिशन नहीं, ये किसी जगह को बताते हैं, किसी प्लेस को डिफर करते हैं, जैसे एट द टेबल, ऑन द, जैसे ऑन द कैट इज ऑन द टेबल, है ना, टेबल पर। इन द बैग, बैग में, तो ये किसी प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव भी नहीं है ना, वर्ड होता है जो किसी की विशेषता बताता हो, है ना, किसी नाउन की या कुछ तो भी, जो उसके जस्ट पहले आता है। ये तो भाई पूरे सेंटेंस के ही पहले आ गया, तो एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता, बट ये पूरे ही सेंटेंस को एक नया रूप दे रहा है, तो ये एडवर्ब कहलाएगा, है ना, जो किसी सेंटेंस को मॉडिफाई कर दे, एक नया रूप दे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्योंकि चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश की है। ऐसे हम और भी वीडियोस बनाएंगे और उसको थोड़ा सा जल्दी क्लियर करेंगे। आज क्योंकि पहला वीडियो था, देखो कई चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि मेरा टैकल करने का तरीका अलग है, आपका अलग है, बट जो मुझे बेस्ट लगा, जिस तरीके से हम बेस्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। बाकी हाँ, एंटोनिम सिनोनिम के लिए तो आप बिल्कुल मत भूलना, जितने भी वर्ड आते हैं विद ऑप्शन, ऑप्शन में चारों हैं तो चारों, उनको आप शॉर्ट नोट्स की तरह अपनी कॉपी में लिखते जाइए, वही आपको काम आएगा एंड में, क्योंकि आप इतने सारे एंटोनिम सिनोनिम नहीं पढ़ सकते, बट हाँ, वो जो आपकी कॉपी में है उसी में से एंटोनिम सिनोनिम बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको जम्बलिंग ऑफ द जंबल वर्ड्स भी पढ़ेंगे, क्लॉज टेस्ट भी लगाएंगे, हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि अब की आपकी एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला के दे सके। मुझे भी खुशी होगी आप, और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं आज बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी टीचर बने और बहुत अच्छे से बच्चों का भविष्य सुधारें। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।